सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, लाखों मुसलमानों को बरे सग़ीर के पाकिस्तान की सूरत में आज़ादी का तोहफ़ा देने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 144वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। और अगर हम बात करें कायद आज़म के अफ़कार की, उनकी सियासी बसीरत की, तो उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। अगर हम आज के सियासतदानों को देखें, उनका अंदाज़े सियासत देखें, तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज की जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो रियासत मदीना की बात तो करती है, लेकिन अगर हम बात करें रियासत मदीना की, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर हम कायद का यानी कि जिन्ना के पाकिस्तान की बात करें तो वो भी हमें नज़र नहीं आता। ये कायद आज़म ने जिन अफकार पे, जिन उसूलों पर पाकिस्तान हासिल किया था, वो शायद हम सब भूल चुके हैं। ना सिर्फ सियासतदान बल्कि एक कौम, क्योंकि उन्होंने हजूम को कौम बनाया था, उन्होंने उस हजूम को इकट्ठा किया था, उस कौम को इकट्ठा किया था जिसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वाले थे। उन्होंने तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को इकट्ठा किया, उनको एक अलहदा रियासत का वजूद दिया। वो रियासत, वो अलहदा पाकिस्तान जिसके आज़ाद फ़ज़ाओं में हम आज सांस ले रहे हैं। यकीनन ये कायद आज़म का पूरी कौम पर एक एहसान है। इस एहसान को समझ के जीना होगा, उनके अफकार को, उनके बयानात को, उनकी तकारीर को समझ के हमें जीना होगा। तभी हम अगर कामयाब होना चाहते हैं तो तभी हम कामयाब हो सकते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट स्पेशल मुरतब की गई है। आइए पहले वो देखते हैं, फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। देखिए, ज़ाहिर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पूरी ज़िंदगी है और जो उनकी जद्दोजहद है, वो हमारे लिए एक रोशन सबक की तरह है। अगर हम इस सबक को समझना चाहें, इसको समझ कर अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना चाहें, और हर इंसान को मैं समझती हूँ कि बहैसियत अपना एक रोल अदा करना होगा और अपना हिस्सा डालना होगा, जो कि शायद हम नहीं डालते। हम समझते हैं कि ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस मुल्क के लिए। जब एक बार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से सवाल किया गया कि पाकिस्तान का आइन कैसा होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कौन होता हूँ आइन बनाने वाला, लेकिन आइन वो होना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, जो कुरान ने बता दिया। तो हमें अगर इस्लाम बता चुका है कि हमें कैसे चलना है, जब कुरान में सब चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर मैं कौन होता हूँ कि मैं पाकिस्तान का आइन बनाऊँ। तो ये कायद आज़म के अफकार थे जिनको हमें समझना होगा। सिर्फ निसाब में शामिल करने से उनकी तकरीर फ़ायदा नहीं है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। हारिस साहब, जो नुक्ता मैं उठा रही हूँ कि कायद आज़म का दिन मना लेना, उनके दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम कर लेना, तकारीर कर लेना, और कई ब्रांडेड स्टोर पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, ये सब कुछ काफ़ी होगा या फिर उनके अफकार को अपनी ज़िंदगी में हमने शामिल करना होगा? देखिए तमैया, सबसे बड़ी अफसोस की बात यही है कि हम सिर्फ 25 दिसंबर को याद करते हैं कि कायद आज़म के क्या फरमान थे, उनका क्या नज़रिया था, और दो कौमी नज़रिया जो उन्होंने पेश किया। मेरे ख्याल में आज ऑक्युपाइड कश्मीर में भी हर जगह मुसलमान कहते हैं कि कायद आज़म की बहुत बसीरत थी और उन्होंने सोच समझ के बहुत जल्दी फैसला कर लिया कि नहीं, मुसलमान और हिंदू एक अलग कौमें हैं, मजहब है, उनको अलग रहना चाहिए। और आज हम रियलाइज करते हैं कि अपने मुल्क में कितने महफूज बैठे हुए हैं, और वो मुसलमान और वो हमारे भाई कश्मीरी जो नियम में रह गया। आज उनके हालात देखें, किस तरीके से कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, और उसके बाद अगर आप दूसरा देखें तो किस तरीके से जो उन्होंने एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, वो आपके सामने है। तो इसलिए मेरे ख्याल में आज के दिन हमें एक अहद करना चाहिए कि जो हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, जिसका नजरिया था, उसको हम आगे लेके चलें और मनोअन उस पर अमल करें। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में कोई भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे, हम अक़लियत से आज़ाद हैं अपने मज़हब की, अपनी मर्जी के हिसाब से उसको ऑब्जर्व करने के लिए, और पाकिस्तान इस्लाम के सुनों पर होना चाहिए। लेकिन हम उनकी तालीमात को भूल गए, और उन्होंने देखें इतना उनको ये भी पता था कि बीमार थे, उन्होंने जल्दी बनाने की इसलिए कोशिश की, वरना तो वो कहते थे कश्मीर मेरे पॉकेट में है, कि कश्मीर भी वो ले लेते और हैदराबाद भी ले लेते, गुजरात से भी ले लेते। लेकिन डॉक्टर ने मेरे ख्याल में उनको बताया था कि आपात कौम है, इसलिए जितना बड़ा हम उनका एहसान करें कि पाकिस्तान बना दिया, और आज हम पाकिस्तान को लेके चलें। लेकिन आज हमें अहद करना चाहिए कि आज हम ये अहद करें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के
जो भी फरमान थे, जो उनकी सोच थी, जिसको सोच कर उन्होंने पाकिस्तान बनाया, उस पर अमल करें। बिल्कुल, ये तो करना होगा आरिफ साहब। और शायद 72 साल पहले ही भाप गए थे कायदे आज़म के भारत में मुसलमानों को वो आज़ादी नहीं मिल सकती। और वो जो आजकल हो रहा है भारत में, जिस तरह अक़लियतों के ख़िलाफ़ बिल पास करवाए जा रहे हैं, जो अक़लियतों के साथ सलूक भारत में हो रहा है, जो कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो ये सब चीज़ें वो लोग भी समझ जाएं जो ये कहते थे कि ये आज़ादी गलत है, ये पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। देखें, आपके सामने चाहे उमर अब्दुल्ला हो या उसके बाद मुफ्ती महबूबा हो, सब ने ये कहा कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हमने कायदे फरमान को नहीं समझा, दो कौमी नजरियों को नहीं समझा, और हम इस ट्रैक से आगे जो उन्होंने हिंदुओं ने हमारे लिए ले किया था। और आपके सामने आसाम में और टोटल एंटी मुसलमान वो चाह रहे हैं कि इंडिया से सिर्फ हिंदू रह के अब चले जाएं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे सिख हो या मुसलमान हो। आज ये नजरिया बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा है, और ये बड़ी खतरनाक इंडिया के लिए, इंडिया की मुझे नजर आ रही है कि ये अब इनकी टूट फूट शुरू है और इंडिया डिसइंटीग्रेट होगा। आप देखेंगे अगर रशिया इतनी बड़ी सोवियत यूनियन पावर के साथ वो डिसइंटीग्रेट हो सकता है, तो इंडिया की फौज तो इस काबिल नहीं है। ये फौज तो सिर्फ और नहाते औरतों बूढ़ों बच्चों को शहीद कर सकती है। लड़ाई उन्होंने 40-50 साल तक कोई नहीं लड़ी है। पाकिस्तान की फौज बैटल हार्टेड है, फुली ट्रेंड है। इन चीजों को देखें तो आप हमें शुक्र पाकिस्तान हमें उन्होंने दिया, और हम तहती दुनिया तक कायदे-ए-आज़म को इसी तरह याद रखें। ही इज फादर ऑफ द नेशन। अपने बाप को कोई नहीं बोलता है, ही इज अ फादर ऑफ द नेशन, वी रिस्पेक्ट हिम। आज इंडिया में जो आग लगी हुई है, ये आप देखेंगे, ये वही दो कौमी नजरिया है जिसको देख के नजर आ रहा है। और कुछ अर्से में मुझे यकीन है, राइटिंग इज ऑन द वॉल, कि इंडिया टूट फूट जाएगा, इंडिया में हिस्से बिखरे हो जाएंगे, इसकी फर्क रियासतें हो जाएंगी, कश्मीर आज़ाद होगा। लेकिन हमें एज ए कॉम, एज ए नेशन, वी हैव टू शो यूनाइटेड, सॉलिडारिटी चाहिए। जिस तरह हो रहा है, हमें अपने एक बहुत सब इख्तिलाफात बुला के मुत्तहिद होने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिर है बड़ी आप और इम्पोर्टेंट आज के हवाले से किए हैं। गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा, आज के दिन के मौके पर जो हम बात करना चाहते हैं, जो एक पैगाम देना चाहते हैं, वो ये कि हमें कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करने की ज़रूरत है। उनकी सोच को, उनके अफकार को सिर्फ ये दिन मना लेना ही काफ़ी नहीं होगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं, ना हमारे सियासतदान बल्कि बहैसियत कौम हम कैसे उनके अफकार को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे विजनरी लीडर थे जिन्होंने आज से 70-75 साल पहले ये बात समझ ली थी कि वहाँ मुसलमान जो हैं वो महफूज नहीं हैं, और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे उन्होंने इस वतन को हासिल किया। सबसे अहम बात इसमें ये थी कि उन्होंने कहा कि इस मुल्क का आइन इस्लामी जमहूरी पार्लिमानी होगा। उन्होंने एक गाइडलाइन हमें दे दी, और उसके बाद जो उनके ख़िताबात थे मुख्तलफ़ औकात में, कभी पेशावर में, कभी कोयटा में, कभी लाहौर में, कभी दिल्ली में, जहाँ जहाँ वो सफ़र करते रहे वहाँ वहाँ उनके ख़िताबात जो हैं उनका मजमूआ अभी अवेलेबल है। उसमें हम ये देखें कि हमें मुकम्मल तौर पे उन्होंने एक पार्लिमानी सिस्टम की तरफ जाने के लिए गाइडलाइन दी। हमें उन्होंने कहा कि यहाँ जो ऑफिसर्स होंगे उनका क्या काम है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने किस तरह इंसाफ पर मबनी मुआशरे का क़याम अमल में लाना है, और उनकी सर्विस जो होगी वो किस तरह से होगी। तो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स जो है उस हवाले से उन्होंने तमाम चीज़ों को डिसाइड कर दिया था कि 3 तरह की हमारे यहाँ क़ुव्वतें होंगी। पार्लिमान होगा, और उसके बाद जुडिशरी होगी, एग्जेक्टिव्स होंगे। तो ये इस तरह से अमल दरामद करेंगे, क्योंकि अगर पार्लियामेंट जो भी चीज़ बनाएगी उसके ऊपर अमल दरामद एग्जेक्टिव्स ने कराना है। अगर कभी कहीं कमी कोताही रहेगी तो अदलिया जो है उसके ऊपर अमल दरामद कराने में किरदार अदा करेगी। अब एक हमारा पूरा सिस्टम ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स जो है वो इन 3 सतूनों के ऊपर खड़ा है। अब उसमें मुख्तलफ़ और दीगर जो सतून हैं ऑटोमेटिकली वो इंसर्ट होते रहे, और उसके बाद इस सिस्टम में बिगाड़ आता गया। तो ये वो सिस्टम अगर आज भी हमने ये सोचना है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दिए हुए अफकार, उनकी दी हुई सोच और उनके ख़िताबात
सबसे अहम चीज़ इस वक्त जो ओरिजिनल हालत में मौजूद है वो उनके खिताबात हैं, जिनमें उन्होंने मईशत का भी बताया कि मईशत कैसी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि डिप्लोमेसी हमारी कैसी होगी, उसकी बुनियाद क्या होगी। उन्होंने हमें ये भी बताया कि पार्लिमानी निज़ाम के तहत अदारे किस तरह काम करेंगे। उन्होंने हमें उनके खिताबात में ब्यूरोक्रेसी को भी बता दिया गया कि आपने किस से डिप्राइव करना है अपनी पावर्स को और किस तरह से आगे लेके चलना है। तो ये तमाम अहम नुकात और ये तमाम अहम जो उनके फरमूदात हैं, उनकी रोशनी में 5 साल अगर हर शख्स ये अहद करे कि वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमूदात की रोशनी में अपने आप को मुल्क का एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते उसी तरह से अमल दरामद करेगा। मैं कहता हूँ 100 साल की ज़रूरत नहीं है, विदिन 5 ईयर्स हर अदारे में हर जगह पे तब्दीली आपको नज़र आएगी। लेकिन जाहिर है कि कभी ये कहा गया कि ये पार्लियामान क्या होती है, विल भी चाहिए होती है। आपको लगता है कि विल है यहाँ पर? सिर्फ एक शख्स के काम करने से तो कुछ भी नहीं होगा, सबको मिलकर काम करना होगा। देखें, सबसे अहम चीज़ होती है आपकी पब्लिक। आज आप किसी भी खैबर से लेके कराची तक और लाहौर से लेके लंडी कोतल तक आप चले जाएं, बलूचिस्तान से लेके आप वाघा बॉर्डर तक चले जाएं, आपको किसी जगह के ऊपर कोई शहरी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कोई इख्तलाफ रखता हो, सिवाय चंद एक जो उस वक्त भी कुछ लोग उनकी मुखालफत, सोच की मुखालफत थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैं उसे कहूँगा, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मुख्तलिफ अतराफ़ में होता है और ये हुस्न भी है किसी भी सिस्टम का। तो अगर हमारे लोग इस तरह से मोहब्बत करते हैं अपने कायद के साथ, आज आप जहाँ मर्जी सर्वे करवा लें, पाकिस्तान के लोग कायद से मोहब्बत करते हैं, कायद के फरमूदात पर अमल करना चाहते हैं, तो फिर ख़राबी कहाँ पे नज़र आती है? ख़राबी ये है कि जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो इस कौम को लेके आगे चल रहे हैं गुज़िश्ता 70-72 साल से, जिनके हाथ में हमारी डोर है, उन्होंने उन फरमूदात के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से ये कौम एक कौम नहीं बन सकी, इनको एक झंडे तले जमा नहीं किया जा सका। लेकिन आपने ये देखा कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कड़ा वक्त आया तो पूरी अवाम, आप 65 में देख लें, आप 71 में देख लें, आप कारगिल में देख लें, आप आज देख लें, सही। और इस दौरान जो दहशतगर्दी की जंग थी उसमें आप देख लें, आपको तमाम कौम इस तरह से सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हुई नज़र आई है और ये कहती हुई नज़र आई है कि हम अपने घर के जेवर बेच देंगे लेकिन इस मादरे वतन का दिफा करेंगे। तो कौन है ये जो ये कह देता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करते हैं, अदारों से मोहब्बत नहीं करते हैं? तो ये हकीकतन ये वो लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं, जो अदारों के बिल्कुल सही मुर्तज़ा, हमारी कौम ऐसी है, लेकिन इस कौम को मिला क्या है? इन 72 सालों में क्या मिला है? दहशतगर्दी मिली है, बदअमनी मिली है, बेरोज़गारी मिली है और तालीम के लिए जो मौक़े मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। तो उनको ये हुकूक देने की ज़रूरत है। ये हुकूक उनको कौन देगा? जाहिर है ये हुकूक उनको रियासत देगी, ये हुकूक उनको हुकूमत देगी, वो सियासतदान देंगे जिनको वोट दे के वो इक़्तिदार में लाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल ज़मानतें हो रही हैं और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बस 2 काम हो रहे हैं। कल राना सनाउल्लाह की ज़मानत हुई और कल शहरियार आफरीदी को सब ढूंढते रहे। कल शहरियार आफरीदी साहब वाक़ई वज़ीर कहीं ना मिले। आज वो आए, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि मेरे इस बयान का मजाक बनाया गया कि मैंने अल्लाह को जान देनी है। मेरे इस बयान का मजाक बनाया गया, हम अदालतों का एहतराम करते हैं और उन्होंने कहा अदालतों पर यकीन भी रखते हैं। और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह अभी भी मुल्ज़िम है, अभी तक ऑर्डर नहीं आया है इस पर, तो इसलिए अभी मैं इस पर बात नहीं करूँगा। कल ऐसे तासुर दिया गया जैसे राना सनाउल्लाह को केस से बरी कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह को बरी नहीं किया गया बल्कि उनको ज़मानत दी गई है और अदालत ने उनको बेगुनाह करार नहीं दिया है। ये ज़मानतों का मौसम है, ऐसा कहते हैं शहरियार आफरीदी साहब। कैसर अहमद शेख साहब में ज्वाइन करें, मुस्लिम लीग नून, ज़रा उनसे बात करते हैं। कैसर शेख साहब, जो शहरियार आफरीदी साहब कह रहे हैं कि ज़मानतों का मौसम है, तो ये ज़मानतों का मौसम सिर्फ नून लीग के लिए ही है? पहला सवाल मेरा आपसे ये। दूसरा सवाल ये है आपसे मेरा कि ज़ाहिर सबूत तो अभी तक कोई नहीं दे सके हैं शहरियार साहब, और उन्होंने तो इस बात से ही मुकर गए कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि कोई वीडियो है, मैंने तो वीडियो का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो अब नून लीग क्या करेगी? क्योंकि अभी वो सिर्फ ज़मानत पर रिहा हो रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, अभी वो केस से बरी नहीं हुए हैं, तो क्या करेगी अभी नून लीग अगर ये सबूत वगैरह पेश नहीं करते हैं एंटी नारकोटिक्स वाले? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क्योंकि आज जैसे अभी सारी बात हो रही थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
का योम पैदाइश है उनका, ये उनका हमें याद कर रहे हैं कि हमारे एक इतना बड़ा लीडर, आज हमें प्रॉब्लम्स के जी बिल्कुल, जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये मसाइल हल कौन करेगा, ये हम सवाल उठा रहे हैं। मुर्तज़ा कैसे साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, आप क्या समझते हैं शहरयार आफरीदी साहब की आज जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी, ये काफ़ी था ये जवाब? पहले तो आप चैनल पर बैठकर बोलते रहे, आप कस्में उठाते रहे, आप बार बार ये कहते रहे कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है, आज आप अपने ही बयान की नफ़ी करते हैं और कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि मेरे पास वीडियोज़ हैं। अगर वीडियो बन रही होती तो आपको प्लांटेड लगता। आपकी बात दुरुस्त है। एक तरफ जो उनका मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है कि जब उन्होंने कसम उठाई थी, जब उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस बात की थी शहरयार अफरीदी साहब ने, और उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जो फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी जो स्टेटमेंट थी और उसके बाद उनके जो बयानात थे, कौम ने उनके ऊपर एतबार किया था। अब बात यह है कि कहते हैं कि ये ज़मानत हुई है, बरी नहीं हुए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मान लेते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हम ये बात करते हैं कि एक ऐसे ऑफेंस होते हैं कि जो कि नॉन बेलेबल होते हैं। ये जो मुकदमा डाला गया था या मुकदमा किया गया था या मुकदमा बना था, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था। आपके पास 100 ग्राम तक हेरोइन अगर निकल आती है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें 15 किलो हेरोइन निकाली गई थी। अगर अदालत को कोई चीज़ ऐसी प्रूफ दे दिया जाता कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ नहीं है, इनको कभी ज़मानत नहीं मिलती थी। इस केस की सज़ा क्या है? इस केस की सज़ा कैपिटल पनिशमेंट है, फांसी होती है। तो ऐसे केसेस में ज़मानत नहीं होती। तो ज़मानत क्यों हुई है? इसकी वजह शहरयार अफरीदी साहब को और ANF को, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को चेक करना होगा कि उन्होंने प्रोसिक्यूशन में क्या कुछ किया था और जो इस्तगासा बनाया गया था, क्या वो इस्तगासा साबित करने में कामयाब रहे हैं, नाकाम रहे हैं। जो सबूतों की बात की गई थी, क्या उनमें से कोई इनिशियल सबूत भी अदालत में पेश किया गया है? मुर्तज़ा, क्या ये कुछ खबरें कल कुछ इस तरह की गर्दिश भी करी थी कि ANF ने कहा कि स्लिप ऑफ टंग हो गई है शहरयार आफरीदी साहब की? ANF ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनके पास कोई इस तरह के सबूत हैं। देखिए, एक चीज़ तो जिस तरह एक क्राइम होता है उसको जब कमिट कोई भी शख्स करता है, कोई भी मुलज़म जो है क्राइम कमिट करता है तो उसकी प्लानिंग करता है। और प्लानिंग में फिर ये मेंजरिया शामिल होती है, क्योंकि वो बदनीति पर मबनी कोई इक़दाम उठाने जा रहा है। उससे आगे जब वो चलता है तो फिर वो उसके साथ अबैटर्स आते हैं जो उसके साथ मिले हुए होते हैं, वो उसका प्लॉट तैयार करते हैं और फिर जाके कुछ लोगों की मदद से वो जुर्म जो होता है वो क्राइम कमिट होता है। इसी तरह से ये कहा गया था, जो इनके सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, कि हमने इसको बाकायदा प्लानिंग से उनका बहुत अरसे से पीछा किया जा रहा था, रेकी की जा रही थी। बिल्कुल सही, रेकी करके किया गया, लेकिन सबूत नहीं दिए गए। पॉइंट टेकन। मैं आती हूँ आपकी जाने। कैसर साहब से भी हमारा राब्ता बहाल हुआ है, ज़रा मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। मुर्तज़ा, मैं आपकी जानिब आती हूँ। शेख साहब, क्या मौक़िफ़ है नून लीग का जो हुआ है कल और आज जो शहरयार आफरीदी साहब ने न्यूज़ टॉक की है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं वही बात कर रहा। मैं सबसे पहले तो मैंने कहा ना, आज योम पैदाइश है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, और मैं महसूस करता हूँ कि देखिए एक ऐसी लीडरशिप उन्होंने दी। 1937 में अल्लामा इकबाल साहब ने उनको, वो इंग्लैंड में थे, उनको इनवाइट किया कि आप पाकिस्तान, उस वक़्त इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में आएँ और वो आके लीडरशिप संभाले। तो मुसलमानों के पास, पूरे अनडिवाइडेड इंडिया में मुसलमानों के पास और कोई, वहाँ उन्होंने सब ने महसूस किया कि ये एक ऐसा लीडर है जो पूरी कौम को यूनाइट कर सकता है। असल आज हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम हर जगह हमने वो लीडरशिप प्रोड्यूस नहीं कर सके। पाकिस्तान बना ना, तो क्या हुआ, जिसको सब मानते हो, हम आपस में डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड और रूल वाली पॉलिसी हमारे यहाँ होके एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, मुल्क के मोहब्बत की बात नहीं कर रहे। रियासत में कोई हम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर करने के लिए या रियासत के मसाइल का हल करने के लिए हमारी पॉलिटिक्स नहीं है। क्यों आज की पॉलिटिक्स फेल हो गई है? कि वो लीडरशिप हमारे यहाँ नहीं पैदा हुई जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो शख्सियत थी, उस शख्सियत को हर एक ने माना। कोई सेकंड लीडरशिप नहीं थी। आप ये कह रहे हैं कोई लीडर ऐसा पैदा ही नहीं हुआ, किसी में ये अफकार ही नहीं है कि वो इसको लेकर। कंटिन्यू करूंगी सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर वापस।
वेलकम बैक टू द शो। और हम बात करें शहरयार फीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से राना सनाउल्लाह की जमानत पर वो कर रहे थे। इस पर कैसर अहमद शेख साहब का मौक़िफ़ हम ले रहे थे। जी कैसर साहब, मैं चाहूँगी आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं अब ये आते हुए आपने सवाल पूछा कि ये ज़मानत जो हुई राना सनाउल्लाह की, अब ये देखिए ना, ये क्या केस बना रहे हैं। जो भी केस बनाते हैं ये तो कहते हैं हम लूटी हुई दौलत लेके आएंगे, आज तक एक पैसा वसूल नहीं हुआ। ये जो कुछ भी इमरान खान साहब ने कहा उसको बगैर सोचे समझे कह दिया ना, प्लान तो किया नहीं, उस हर चीज़ का यू टर्न ले लिया। अब जब ज़मानतें हो रही हैं तो अब आप बताइए कि कोई प्रोसिक्यूशन क्या कर रही, 6 महीने से किसी किस्म का कोई सबूत दिया, और कभी सबको पकड़ रहे हैं, कोई लीडर हमारा रह गया जिसको इन्होंने नहीं पकड़ा, और किसी के बारे में कुछ सबूत इनको मिले, कोई भी चीज़ कोई ऐसी कोई काबिल गिरफ्त सामने आई, तो ये क्या कर रहे हैं अपने आप को, ये तो अनपॉपुलर कर रहे हैं। और बल्कि जो जिन लोगों को ये बग़ैर किसी सबूत के और बग़ैर उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको पकड़ते हैं। अब देखिए ना, प्रोफेसर एहसन इकबाल को वो इन्होंने कहा जी 6 अरब रुपए का उसमें कोई है जो करप्शन है। अब वो कुल मनसूबा ही 2.5 अरब रुपए का है जो स्टेडियम है इनका। तो आप मुझे बताइए कि इस किस्म के इल्ज़ामात से लोग क्या इन पे हंसते नहीं होंगे? अब हर एक को कोई हमारा लीडर, फ्रंट लाइन लीडर मुस्लिम लीग का कोई भी नहीं रह गया जिनको ऊपर इंक्वायरी ना हो गई हो और जिनको इन्होंने पकड़ा ना हो। मैं कहता हूं कि लोगों के मसाइल के ऊपर इनको तवज्जो करनी चाहिए। हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ बंदे हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं। मैं अपने इलाके में आता हूँ, मेरे इलाके चंदियोट और फैसलाबाद का पूरा इलाके में हर 6ठा बंदे को हेपेटाइटिस है। वो बजाय उसके पे डिस्कस करें, डिबेट करें, हम उनके मसाइल का हल निकालें। यहाँ गुर्बत है, एक तकरीबन 80 लाख लोग ने पिछले 1.5 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, और जून तक ये 1.25 करोड़ लोग हो जाएंगे। अब बताइए कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 33% थे और अब 39% हो जाएगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पे हम आते हैं तो लोगों के पास कोई रोज़गार तो है नहीं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हम तो मैं सोच के आया था कि कुछ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, कुछ हिस्सा लेंगे, लेकिन जो निज़ाम हमारे यहाँ चल रहा है ना जी, ये मुल्क की तरक्की का निज़ाम नहीं है। ये तो आपस में एक दूसरे पे। लेकिन कैसर अहमद शेख साहब, वो आपकी बात दुरुस्त है कि आजकल बिल्कुल आवाम के लिए, आवाम पे कोई तवज्जो नहीं है, आवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं है। लेकिन ये जो निज़ाम है, ये निज़ाम कोई इन लोगों ने 15 महीने में तो नहीं बनाया, ये निज़ाम तो बहुत अरसे से चल रहा है। इस निज़ाम को तो आप लोगों ने भी तब्दील करने की कोशिश नहीं की। तो निज़ाम ये हमने ही करना है तो हमने नहीं किया ना। मैं तो अपनी भी बात कर रहा हूँ, तमाम पार्टियों ने मिल के एक सिर्फ चंद लीडरों का ये मामला हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि मसलन आप तशरीफ लाइए हमारे यहाँ चिंजोट में, हमने 2 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ बनवाई हैं पिछले, यानी अपने तौर पे, और हुकूमत ने यहाँ पे हमें फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी बनवाई है, हम GC यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पाकिस्तान के 2 यूनिवर्सिटियां नहीं बनी 5 साल में। हमने तवज्जो की, बन गई ना। अच्छा। अगर, और मैं ये नहीं कह रहा हम सब का फॉल्ट है, ये जो सिस्टम है ये फेलियर हो गया है। इस सिस्टम में सारे लोग तो हमारे ऊपर तवक्को करते हैं। लेकिन मैं इलेक्ट हो रहा हूँ 97 से इलेक्ट हो रहा हूँ चिन्योट से, मैं कराची रहता हूँ, चिन्योट से लोग मेरे पे तवक्को करते हैं कि मसाइल का हल निकालें। लेकिन ये सब लोग जो है ना, फर्ज कीजिए हमारा रोड ख़राब है, एक्सीडेंट होता है तो लोग मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? चंद लोगों की मानी जाती है। तमाम पार्टियों में यही हाल है, बड़े लीडरों के अलावा। और बात तो मुलाकात का वक्त नहीं मिलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो तो 2 मिनट नहीं मिल सकते, किससे बात करेंगे? लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। हम कुछ चाहें तो मुझे बता। जाहिर है आप लोग अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम आपको वोट देते हैं, ऐवानों तक पहुंचाते हैं, वो इसीलिए पहुंचाते हैं ना कि आप लोग उनके मसाइल का हल निकालेंगे, आप लोग तकरीरें करेंगे, ये इसलिए नहीं देते वोट लोग। फेलियर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। जी सिर्फ तकरीरों के लिए। हाँ, और देखिए मैं आपको बताऊं पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। उस सिस्टम में MNA जो होता है वो, उसकी एक पोजीशन होती है, वो उससे कंसल्टेशन की जाती है, वो बाकायदा बात करते हैं, उस पर अमल होता है। मैं फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन रहा पिछले 5 साल में। तो आप मुझे बताइए कि फाइनेंस कमेटी में जो हमने रिकमेंडेशंस की ना, जितने भी, उसमें से, और ये सिर्फ एक पार्टी नहीं 21 मेंबर थे हमारे पास, और तमाम पार्टियों के मेंबर थे, PTI के भी थे, पीपल पार्टी, सब ने मिलके भी जो रिकमेंडेशंस की ना,
वो आगे FBR रोक लेता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर मानता नहीं है। अब ये तमाम मुल्क के इलेक्टेड बंदे जो फाइनेंस के रिलेटेड है, वो फाइनेंस कमेटियों में जाते हैं। उन तमाम कमेटियों की जो रिकमेंडेशन, आप रिकमेंडेशन उठाकर देख लीजिए, पिछले सालों की हमने तो रिकमेंडेशन की, उस पर अमल नहीं होता। हम बात करेंगे क्या, ये कहते हैं कि कैसे कैसे बात होगी, ऐसे तो बात ही नहीं होगी ना। बिल्कुल सब आपका पॉइंट आ गया सर। ये जो मसाइल हैं वाकई ये हल कौन करेगा? अब ये मसाइल तो तमाम सूबों के ना, और सबसे हमारा जो बड़ा सूबा है कराची जो कि मुआशी हब है सबसे बड़ा, उसके मसाइल कौन हल करेगा? जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि एक चपकलिश है, एक दूरियाँ हैं। ये दूरियाँ कुछ मिटने लगी हैं। कुछ हमें लग रहा था कि वज़ीर आला सिंध की और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, अब 27 दिसंबर को वज़ीर आज़म कराची आ रहे हैं, लेकिन आज जो गवर्नर सिंध की और वज़ीर आला की मुलाकात होती है तो गवर्नर सिंध से वज़ीर आला कहते हैं कि 27 दिसंबर को तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे तो ऐसी कोई इल्म नहीं है कि वज़ीर आज़म मुझसे मिलने आ रहे हैं। गवर्नर सिंध ने ये कहा कि वो आपसे ही मिलना चाहते हैं, वो स्पेशली आपसे मिलने आ रहे हैं और आपको ये इन्विटेशन भी मिल जाएगा। अब होगा क्या अगर ये मुलाकात एक बार फिर नहीं होगी? तो कराची के और सिंध के मसाइल कैसे हल होंगे? सिंध हुकूमत जो बार बार बात करती है वसाइल की कमी की, वो कैसे पूरे होंगे? ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ सिंध शाहिद जतोई हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये जो मामला है सर, इस पे ज़ाहिर है कराची के जो अवाम है उनका मुस्तकबिल लगा हुआ है, उनके मसाइल हैं, उनके मसाइल हल कौन करेगा? सिंध हुकूमत कहती है हमारे पास वसाइल नहीं है, हम कैसे मसाइल को हल करें? जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने की बात होती है तो फिर मुराद अली शाह साहब कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो सर क्या मामला कहाँ हल होगा? जी, ये जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात हुई है, उसके बाद सिंध हुकूमत का जो वफाक के बारे में बयानिया है उसमें तलखी थोड़ी सी कम हुई है। वज़ीर आला सिंध पहली दफ़ा इस्लामाबाद से मुतमईन आए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया कि वो जब भी कराची आते हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से उनको बताया भी नहीं जाता, मदऊ भी नहीं किया जाता कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, एग्जीक्यूटिव हूँ सूबे का, मुझे नहीं बताया जाता। तो इस दफ़ा वज़ीर आज़म ने कहा कि जी आपको बता दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। और 27 दिसंबर को जो वज़ीर आज़म आ रहे हैं, अभी तक वज़ीर आला को, आज जो वज़ीर आला जब बात कर रहे थे अभी तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं, लेकिन गवर्नर का कहना यह है कि उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन 27 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, रावलपिंडी में जलसा है, वज़ीर आला वहाँ जाएंगे। अगर इस्तकबाल के लिए मेरे ख्याल में रुकना होगा तो वज़ीर आला रुक जाएंगे। वज़ीर आला ने पहली दफ़ा मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के हवाले से भी इत्मीनान का इजहार किया है और ये कहा है कि सिंध के जो मुतालबात थे उनको क्या है उन्हें हल कराने की यकीन दहानी कराई गई है। और पहली दफ़ा यूँ महसूस हो रहा है कि वफाक और सिंध के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है ये पहली दफ़ा बनती नजर आ रही है। लेकिन अब जो कल जो फैसला हुआ है वफाकी काबीना का कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8 लाख से ज्यादा लोगों का नाम निकाला जा रहा है और सिंध हुकूमत को खदशा है कि ज्यादातर ये सिंध के लोग होंगे, इस पे फिर तलखी पैदा हो सकती है। अच्छा। और अभी जो CCI के इजलास में फैसले हुए हैं उस पर अमल दरामद के लिए भी कमेटियां बनी हैं, अभी तक अमल दरामद हुआ नहीं है। देखना ये है कि ये जो थोड़ी सी बेहतरी आई थी ताल्लुकात में, ये कहाँ तक चलती है, ये कहाँ तक चलती है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। मुर्तज़ा आप क्या बताएंगे? ज़ाहिर वफाक भी कहीं लचक नहीं दिखाता है सिंध से मामलात अपने ठीक करने में। अगर वज़ीर आज़म एक हाथ बढ़ा भी रहे हैं, कदम बढ़ा भी रहे हैं, तो जो उनके वुज़रा हैं उनके बयानात वो कदम पीछे कर देंगे। आपको क्या लग रहा है, कुछ वहाँ पर भी लचक है वफाक में या नहीं? सबसे अहम बात आपने ये की है क्योंकि इस एतबार से अगर देखा जाए हम गुज़िश्ता जितना अरसा हुआ है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, तो एक पॉलिटिकल हार्मनी होती है, साथ साथ एहतसाब भी चलता है, साथ बाकी चीज़ें भी चलती रहती हैं। पॉलिटिकल हार्मनी होती है। ज़ाहिर है कि अगर आप उनके मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, जिनका सिंध में मैंडेट है, उनको मैंडेट उनके अवाम ने दिया है, उनके सूबे ने दिया है, तो फिर वो आपके मैंडेट का कैसे एहतराम करेंगे। तो जब इन सिस्टम को सब ने कबूल किया, जो भी इंतखाबात हुए उन्होंने सब ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हुए असम्बलियों का हलफ उठाया। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल हार्मनी पहले दिन अपोजिशन की जानिब से ये इब्तदा की गई कि वो इस गवर्नमेंट का, इस हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। फिर इस गवर्नमेंट को क्या चाहिए था कि ये इसको आगे लेके चलती। बाकी सिस्टम को होता ये है कि उन्हें कहा जाता है कि जो करप्शन है उसके खिलाफ मुहिम करप्शन वाले चला रहे हैं, नैब चला रहा है, वो देखता रहेगा।
हम किसी भी चीज़ को पॉलिटिकली मोटिवेटेड उसको नहीं चलाएंगे। आप हमारे साथ आएँ, मुल्क को आगे लेके चले, मूव फॉरवर्ड। तो ये पॉलिसी का फुकदान रहा है। सही। और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े बयान दे के इन मामलात को खराब कर दिया, तरह से लटकाए रखा, जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा वक्त जो है वो ज़ाया हो चुका है। ये बयानात जो है ना, जरा ये रोकने होंगे मुर्तज़ा, और मुझे आपको यहाँ होगा क्योंकि हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा प्रोग्राम में कुछ और भी डिस्कशन करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और प्रोग्राम के हिस्से में हम जरा गैस लोड शेडिंग की बात कर लें। मुल्क भर में सर्द मौसम है और सर्द मौसम में लोगों के चूल्हे भी सर्द हो गए हैं क्योंकि जो गैस की बंदिश है उसकी वजह से ना सीएनजी स्टेशंस को गैस मिल रही है, ना घरों में गैस पूरी हो रही है। सनतों का भी जो है वो बुरा हाल है। सीएनजी स्टेशंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो गैस की तरसील है वो रात 8 बजे से शुरू होगी और दीगर शहरों में भी सीएनजी की यही सूरत हाल है। गाड़ियाँ रुक गई हैं, गैस के प्रेशर कम है, जहाँ पर घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। जिस पर हम बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों से, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले आपको लाहौर लिए चलते हैं। लाहौर में शदीद सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी के मौसम में जो सीएनजी है वो भी नहीं मिल रही है। क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाबिर वक्कास हमारे साथ एक सीएनजी स्टेशन से हमें ज्वाइन करें। जाबिर, लाहौर में आप क्या सूरत हाल बता रहे हैं? यहाँ पर सीएनजी की जो बंदिश है वो कितने दिन तक रहती है? जी बिल्कुल, अगर गैस की बात करें तो गैस की लोड शेडिंग जो है वो एलानिया और गैर एलानिया जारी है, चाहे वो सनती सार्फिन हो, चाहे इस हवाले से कमर्शल सार्फिन हो और चाहे ग्रिलो सार्फिन हो। तमाम जो अफराद हैं वो इससे मुतासिर दिखाई देते हैं। पंजाब में चूँकि सर्दी की शिद्दत जो है वो अपनी अरूज पर पहुँच चुकी है। लाहौर का दर्जा रात आज कम अज़ कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तौका है। सुबह 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम अज़ कम रिकॉर्ड किया गया और ये शिद्दत जो है वो इस चीज़ पर असरअंदाज हो रही है और इस वजह से जहाँ घरों के लोग मुतासिर दिखाई देते हैं, वहीं ये सीएनजी पंप और दीगर कई पंप जो है वो वीरान दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो सार्फिन है उनको यहाँ पर दस्तयाब नहीं है गैस, लेकिन अगर कोई यहाँ पर चीज़ दस्तयाब है तो वो वाशिंग हो रही है। हम देख सकते हैं कि गाड़ियों की वो वाशिंग ज़रूर यहाँ पर हो रही है, लेकिन गाड़ियों के अंदर गैस भरने के लिए दस्तयाब हो ये सोचना भी मुमकिन दिखाई नहीं देता। और जब तक ये सर्दी की शिद्दत बरकरार है पंजाब भर में कुछ इसी तरह की सूरत हाल जो है वो दिखाई देगी। और ख़ास तौर पर इससे ज़्यादातर सनती सार्फिन के साथ साथ डोमेस्टिक सार्फिन जो है वो भी मुतासिर दिखाई देते हैं क्योंकि घरों में गैस का प्रेशर जो है वो इतना कम है कि कोई भी चीज़ पकाना मुहाल हो चुका है और इसके लिए एलपीजी गैस ज़्यादातर इस्तेमाल की जा रही है सिलेंडरों में भरकर, और वो भी अब उसकी कीमत में भी बिल्कुल सही जाबिर बाप का। और यही सूरत हाल है जो कि हम देख रहे हैं। सिंध में जो सूरत हाल थी वो ये थी कि सीएनजी देने का जो शेड्यूल है उसको तब्दील किया गया था। ये धमकी भी दी गई थी कि आज कुछ सीएनजी स्टेशन खोल दिए जाएंगे, लेकिन धमकी भी काम नहीं आई है और वहाँ पर भी सिंध में भी यही सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आ रहे हैं, हमें हैदराबाद से ज्वाइन करें, जरा उनसे हैदराबाद की सूरत हाल जान लेते हैं। गुलाम शब्बीर, आप क्या बताएंगे? हैदराबाद शहर में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं गैस की बंदिश के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी गैस का जो बहरान है वो अभी तक बरकरार है। गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी तो मौसम सरमा शुरू होने से ही शुरू हो गई थी, जिससे घरेलू सार्फिन को बहुत बड़े परेशानी का सामना था। मगर एक हफ्ता कबल जो है वो गैस की जो लोड शेडिंग है और गैस का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सीएनजी जो हैं वो भी शहर पूरे में जो है वो एक हफ्ते से बंद हैं। ट्यूसडे को जो है वो सीएनजी जो है वो खोली जानी थी, मगर उसके बावजूद भी जो है कल सीएनजी से नहीं खुल सकी। आज भी पूरे शहर में जो है सीएनजी बंद है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने जो है अपनी गाड़ियां जो है वो एहतजाजन जो है वो लाइनों में लगा दी हैं। वो एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो उनको बहुत महंगा पड़ता है, जिससे उनका जो शदीद जो है वो मुतासिर हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब एसएसजीसी कंपनी जो है उनका ये कहना है कि घरेलू सार्फिन की और कमर्शियल सेक्टर की ज़रूरियात जो होती हैं वो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे पूरी करनी पड़ती हैं। घरेलू सार्फिन की जो ज़रूरियात है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो सीएनजी जो स्टेशन से उनको बंद किया गया है। उसके बावजूद भी जो है जो मुकर्ररा टाइम दिया गया था सीएनजी स्टेशन को खोलने का, उस पर सीएनजी स्टेशन नहीं खुल सके हैं। जबकि शहर में मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं हैदराबाद में, जिनमें लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और सिटी है, उनमें जो घरेलू जो लोड शेडिंग है, घरेलू सार्फिन
वहाँ पे प्रेशर का जो मसला है वो अभी तक बरकरार है और शहरियों ने ये मुतालिबा किया है SSGC कंपनी से कि ये प्रेशर में जो कमी होती है और गैस की जो लोड शेडिंग है उसको जो है उस पर ज़ाब्ता लाया। बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम शब्बीर आराई हमें सूरत हाल बता रहे थे हैदराबाद की, जहां पर गैस लोड शेडिंग का यही हाल है। जाहिर है जब CNG नहीं मिलेगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी मसला पैदा हो जाता है, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती है और लोगों को इस वजह से भी शदीद मुश्किलात हैं। मेरे घरों में भी चूल्हे ठंडे हो गए हैं, वहाँ पर भी गैस जो है उसके प्रेशर में कमी है, सनती सार्फिन भी परेशान है। तो ये हर साल सर्दियों में ये मुश्किल आती है, लेकिन जो हुकूमत है हमें लगता है कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रही है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे ही बात करते हैं। मुर्तज़ा, पंजाब में ये सूरत हाल ज़्यादा देखने में आती है, जब सर्दियाँ जैसे ही आती हैं वहाँ पर गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो जाता है, ना घरों में गैस मैसर होती है, ना CNG पंप्स पे गैस मैसर होती है। ये जो मसला है इसका तदारुक पहले से क्यों नहीं किया जाता? जी, इस तरह से है कि जो टोटल हमें ज़रूरत है सुई गैस की, वो पूरे सिस्टम के लिए हमें 3200 से 3500 MMCFD गैस चाहिए है। हमारे पास अपने इंडिजिनस सोर्सेज से जो गैस मौजूद है वो तकरीबन 1600-1700 MMCFD है, यानी हमें कम अज़ कम 1300 MMCFD गैस यौमिया चाहिए है। जब 18वीं तरमीम का जो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो आई तो उसमें ये फ़ैसला किया गया कि जो सूबे जिन सूबों से गैस निकलती है सबसे पहले वो अपने इंडिजिनस सोर्सेज से अपने सूबे की गैस पूरी करेंगे। इस तरह से अगर आप देखें KPK जो है खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल खुद मुख्तार है, वहाँ CNG भी मिल रही है, प्रेशर भी ठीक है और गैस भी उनको मिल रही है। अगर उनके पास कुछ सरप्लस होगी तो वो पंजाब को देंगे। इसी तरह SNGPL जो है SSGC माफ़ कीजिएगा, SSGC जो है वो सिंध और कराची के लिए गैस मुहैया करता है। तो उनके ये जो चीज़ आपने बताई है कि पहले से जो हमें होमवर्क करने की जरूरत करते क्यों नहीं है, ये एक सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं। मुर्तज़ा आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।